तो आज हम लोग अपना 8वां सेशन है ये। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो आज शुरू करेंगे। भक्ति जी आज हमारे साथ नहीं है, तो मैं चैतन्य नाडकर्णी आपके साथ हूँ। आज का विषय है बीज और उसका संचयन कैसा किया जाता है। तो आप पहले भी मिल चुके हैं वैशाली जी से, वैशाली गौंडी जी से, और उन्होंने पहले भी आपका क्लास लिया है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सपोर्ट किया है। तो आज का क्लास भी वही लेंगे। लेकिन उनके शुरू करने के पहले, जैसे हम लोगों ने पिछली बार एक क्विज लिया था और कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा लगा वो शुरू करने के लिए, तो मैंने सोचा इस बार भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं, देख लेते हैं हमको हमारी जनरल नॉलेज क्या कैसी है। तो मैं कुछ एक 3-4 प्रश्न लेके आया हूँ। देखते हैं उससे अपनी जानकारी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो एक पहला हमारा पोल शुरू करने जा रहा हूँ मैं। ये है मैं अभी पोल शुरू कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे आएगा कि हमारे शरीर में ये कौन सी चीज़ है जो ईंधन जैसी काम करती है। गाड़ी में जैसे हम लोग पेट्रोल वगैरह डालते हैं, तो हम लोग खाना खाते हैं, खाने में अलग अलग चीज़ें होती हैं। इनमें से कौन सी चीज़ है जो अपने शरीर को ईंधन देता है, फ्यूल देता है। पहला है प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट और चौथा पानी, जल। क्या लगता है इसमें से किसके वजह से अपने को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, फ्यूल मिलता है। अब ये देखिए, ये हमको अब तक इसमें 8 लोगों ने जवाब दिया है। 3 लोगों ने कहा कार्बोहाइड्रेट और 5 लोगों ने कहा पानी, जल। क्या लगता है वैशाली जी, क्या आपको लगता है इसमें से सही क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सभी ने शायद रंजीत जी हमारे साथ हैं ही। जो पहला सेशन लिया था मेरे ख्याल से वैशाली जी ने लिया था या रंजीत ना, ने लिया? रंजित सर ने लिया था। रंजीत सर ने लिया था। तो उस टाइम पे काफ़ी इसके बारे में चर्चा की थी कि किस हम लोग क्यों जो चीज़ें खाते हैं उससे क्या मिलता है वगैरह। तो सही जवाब इसमें है कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो इसका हम लोग अभी दूसरा दूसरा वाला ले लेते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर जो है एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है, तो पानी नहीं है। उसका हम लोग अलग अब एक दूसरा पोल कर लेते हैं। अब ये एक और एक प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोग कि शरीर में जो टिश्यू होता है उसको उसके मुझे हिंदी से उसका क्लियर आइडिया है नहीं, लेकिन किससे बनता है अपना शरीर। जो हम लोग जब से बच्चे जब बड़े होते हैं हम तो शरीर में जो पूरा मांस बनता है, टिश्यूज बनते हैं, उसके आगे भी हमारे साथ जब भी पूरे टाइम पे हमारे शरीर में नए नए टिश्यूज बनते हैं, तो किसके वजह से, किस चीज की वजह से टिश्यू बनते हैं हमारे शरीर में। प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन, कौन सा चीज है जिसकी वजह से हमको टिश्यूज मिलता है अपने शरीर में। कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोटीन कर रहे हैं, विटामिन, फैट सब। अच्छा, अच्छे, बहुत अच्छे। इस बार काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं आंसर देने के लिए। ज़रूर, अच्छा अच्छा है, वेरी गुड। पोल मैंने अभी रोका है, तो इसमें से देखिए कि वो सही उत्तर क्या है। वैशाली जी, आपको फिर से पूछता हूँ, आप मार्गदर्शन करिए, इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। इसमें से सही उत्तर प्रोटीन है। प्रोटीन की वजह से बॉडी में टिश्यूज आते हैं। तो ये जिन्होंने प्रोटीन किया है, काफ़ी 6 लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है, तो वो सब सब उनका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अब एक दो ही प्रश्न हैं, प्रोटीन के बारे में ही दो प्रश्न पूछ रहे हैं। ये देख लीजिए, ये प्रश्न अलग है इसमें कि इन 4 चीज़ों में से किस में प्रोटीन नहीं है। 3 में प्रोटीन है, एक में नहीं है। मांस या मीट, दूध, चावल और दाल, इनमें से किस में प्रोटीन नहीं मिलेगा अपने को। इन चीज तीन चारों में से चावल में हमको प्रोटीन नहीं मिलेगा। दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, शाकाहारी लोगों को
दाल से ही सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटीन मिलेगा। दूध में अच्छा प्रोटीन होता है और मांस में भी अच्छा प्रोटीन होता है, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं होता। इसके लिए हम लोग बहुत चावल खाएँगे तो उससे ज़्यादा प्रोटीन का कुछ हमको मिलेगा नहीं। तो इस अभी एक लास्ट है, ये विटामिन के बारे में है और विटामिन ए जो हम सब जानते हैं कि अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि ये 4 जो 4 चीज़ों में से सबसे अच्छा स्रोत क्या है विटामिन ए के लिए? क्या गाजर, कैरट, बैंगन, नींबू या चावल? और दूसरा प्रश्न ये है कि ये 4 में से जो आपको दिखाई देंगे नीचे सेब है, एप्पल, पपीता है, अमरूद है और आम है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा आपको विटामिन क्या किस चीज़ में सबसे ज़्यादा विटामिन है? ये विटामिन ए है। अच्छा, अभी इस बार भी काफ़ी लोग क्विज़ में भाग ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी कई लोग आंसर दे रहे हैं। अभी एक 5 सेकंड में हम लोग इसका पोल का खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। पहला जो आंसर है जो 4 चीज़ें हम लोगों ने कैरेट है, बैंगन है, नींबू है और चावल है। तो बराबर आंसर इसमें कैरेट है। सबसे ज़्यादा आपको विटामिन गाजर से मिलता है। इसके लिए कहते हैं जो जो आँखों के लिए विटामिन ए वगैरह जो अच्छी चीज़ है, वो जो गाजर खाने से अपने को काफ़ी अच्छा विटामिन ए मिलता है। और ये 4 फल जो हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा विटामिन ए आम में मिलेगा अपने को। पपीता भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप 100 ग्राम पपीता खाएँगे और 100 ग्राम आम खाएँगे तो आपको आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलेगा। तो ये रहा आज का क्विज़ और इसके साथ हम लोग फिर आज का सेशन में आ जाते हैं। वैशाली जी आप शुरू करेंगे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन। एक मिनट। हाँ, शुरू करते हैं सर। नमस्कार। आज के सेशन की शुरुआत तो चैतन्य जी ने बहुत अच्छे से कर दी। मतलब इसमें से हमें जो पहले कुछ सेशन हुए हैं उसके बारे में थोड़ा हम खुद को एनालाइज कर पाए, क्या याद है क्या नहीं है या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है बीज कटाई और संचयन, तो शाक वाटिका के ये प्रशिक्षण में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने जो प्रशिक्षण लिया उसमें हमने कुछ सब्जेक्ट की जानकारी हासिल की है, जिसमें शाक वाटिका के पोषण संबंधी लाभ क्या है, हमारे यहाँ जो जगह उपलब्ध है उसके अनुसार शाक वाटिका की योजना बनाने की पद्धति क्या है, इसके बारे में भी हमने एकदम डिटेल से जानकारी ले ली थी। उसके साथ ही साथ जहाँ पर जगह कम है उस जगह उर्वरक बनाने के तरीके, मतलब घर के लेवल पे ही हम उर्वरक कैसे बना सकते हैं उसके तरीके और शाक वाटिका में उसका उपयोग करने की पद्धति भी समझ ली थी। साथ ही में हमेशा हमारे सामने सवाल खड़े रहते हैं कि कीट या कीटाणु को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो उसके बारे में भी हमने जानकारी ले ली थी। उसके बाद अभी जैसे धूप का समर का टाइम है, तो उसमें बहुत बार पानी देने की जो पद्धति है, तो पानी का पुनर्चक्रण उसके बारे में भी हमने पिछले सेशन में जानकारी हासिल कर ली है। और आज हम जानकारी लेंगे बीज कटाई और उसका संचयन करने के जो तरीके हैं उसके बारे में हम आज जान लेंगे। हम जबकि शाक वाटिका लगाते हैं या शाक वाटिका लगाने की जब भी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि कौन सा बीज इस्तेमाल करना चाहिए। बाजार में जो बीज मिलता है वो अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं है, उसके बारे में भी मन में हमेशा साशंकता रहती है।
हम शाक वाटिका लगाने के तरीके को तो समझते हैं और बहुत बार शाक वाटिका लगाते भी है। जो लोग ये प्रशिक्षण के साथ जुड़े हैं उनमें से काफी लोगों ने शाक वाटिका लगाई है, उसके फोटो भी हम लोग चल रहे हैं, तो उसे पता चलता है कि उनको उसमें बहुत ज्यादा रुचि है। लेकिन जब भी हमें शाक वाटिका लगानी है तो सबसे पहले हमें एक जो समस्या आती है, तो अच्छे बीज कहाँ से लाए और कौन से बीज लगाए, तो हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि अच्छे बीज अगर हमें चाहिए तो हम अपने ही बीज को रख सकते हैं, लेकिन उसके जो तरीके हैं वो तरीकों को हम नजरअंदाज करते हैं। इसीलिए आज का जो सब्जेक्ट है वो हमने शाक वाटिका के प्रशिक्षण में जोड़ दिया है। तो चलो आज हम बीज कटाई करने के तरीके, उसको संचयन करने की पद्धति, शास्त्रीय पद्धति क्या है, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। आधुनिक मानव के उद्भव व उसके विकास की कहानी बीजों के संरक्षण और रखरखाव के साथ ही जुड़ी है। मनुष्य को जीवित रखने के लिए अन्न आवश्यक है, ये तो आज हम मतलब कोरोना पैंडेमिक में जान चुके हैं। अन्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्न का उत्पादन जो है वो बीजों के बिना असंभव है। आज खेती में बहुत सारा आधुनिकीकरण हो गया है और आधुनिकीकरण के कारण हमें हमेशा बीज उत्पादक कंपनी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। वो जो कंपनी है वो बीज को रखते समय उसके ऊपर रसायनों का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी बीजों के लिए किसान कंपनी के ऊपर निर्भर है और उसकी वजह से उनको हमेशा ज्यादा से ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। छोटे किसान बहुत बार बीज खरीद नहीं पाते, तो इसके लिए वो कर्जा निकालते हैं और वो कर्जे का जो दुष्चक्र है वो दुष्चक्र में किसान फंस जाता है। तो इस तरह से जो बीजों का संवर्धन है, जो संरक्षण है, वो किसानों के हाथ से निकलते जा रहे हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके हाथ में वो चला जा रहा है। इस दुष्चक्र से बचने के लिए हमें पारंपरिक देसी जो बीज है उसको रखने के जो तरीके हैं, उसको संवर्धन करने की जो पद्धति है वो अपनानी चाहिए। उसे अपनाकर खुद को लगने वाला जो बीजा है वो खुद ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो मार्केट में बीजा आता है, अब देखते हैं कि हर साल हमें नया बीजा खरीदना पड़ता है, क्योंकि जो बीजा हम लगाते हैं बाजार से जो लाया हुआ बीजा है, जिसको हम हाइब्रिड बीजा बोलेंगे या इम्प्रूव्ड बीजा बोलेंगे, तो उसको अगर हम दूसरे साल लगाते हैं तो उससे उतनी फसल हमें नहीं मिलती है। तो इसीलिए और जो पारंपरिक बीजा है उसको अगर हम सही ढंग से निकालते हैं, सही ढंग से रखते हैं, तो हम उसे सालों साल लगा सकते हैं। सिर्फ उसके जो निकालने के तरीके हैं उसको हमें समझ में लेना चाहिए। अगर ये सेशन में आपको कुछ सवाल है, आपके मन में कुछ समस्या है, तो आप सेशन के बाद पूछ सकते हैं। जैसे आपको जानकारी होगी कि किसान भाई अपने पहले वर्ष के फसल से कुछ बीजा बचा कर रखते हैं और अगले साल की बुआई में उसको ही लगाते हैं। अब क्या होता है कि उसकी जो गुणवत्ता है वो दर हर साल वो कम होते जाती है और उसे फसल से अच्छा लाभ नहीं मिलता। इसका कारण ये है कि जब हम बीजा निकालते हैं और निकालने के बाद उसको रखते हैं, उसकी पद्धति हम कहीं ना कहीं उसमें गलतियां करते हैं। तो हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको वैज्ञानिक पद्धति से बीज उत्पादन की विधि की जानकारी लेनी चाहिए। अच्छे बीज उत्पादन के लिए बीज का स्रोत होता है और बुआई का जो अनुकूल समय है, बुआई की जो निश्चित मात्रा है, पृथक्करण है, दो पौधों के बीच की जो दूरी है, ये सब बातें अगर हमें ध्यान में रखेंगे तो हमें अच्छा बीज मिलेगा और वो बीज हम अगले साल उसको लगा पाएंगे। इसके लिए अगर आप शुरू से हमारे सत्र देखेंगे, हमने जो सत्र आपके सामने रखे हैं वो अगर देखेंगे
और उसको उसी तरीके से आप आपके प्रयोग में लाएंगे तो अच्छा बीज आपको मिल सकता है। अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बीज उत्पादन का महत्व क्या है। हमें बीज उत्पादन क्यों करना चाहिए? हम जब अपना बीज खुद उत्पादन करेंगे तो निश्चित है कि अच्छी गुणवत्ता का बीज हमारे पास होगा। उसके लिए हमें जो लागत लगेगी वो भी बहुत कम लगेगी। अभी हम बीजों के लिए बाजार के ऊपर निर्भर है, पड़ोसियों के ऊपर निर्भर है, तो अपना बीज रखने से हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हमें अच्छी फसल मिलने की संभावना है। मतलब हम खुद कह सकते हैं कि हमारा बीजा है, हमने अच्छा बीजा रखा था, इसीलिए हमें अच्छा फसल मिलेगा और उससे अच्छा फायदा भी होगा। हमारे खुद के बीजों का उपयोग करने से हमारे मन में ये हमेशा विश्वास पैदा रहेगा। हमारे पास अगर ज्यादा बीज है तो उसे हम बेच सकते हैं या पड़ोसियों को दे सकते हैं। बेचने से उससे हम अपने पैसे भी बना सकते हैं। आज के दौर में अगर हम बीज संरक्षण करेंगे, संरक्षित करेंगे, तो ये एक बहुत आवश्यक कार्य है, ये एक राष्ट्र कार्य है जिसमें हम राष्ट्र कार्य में अपना योगदान दे देंगे। और जैसे हमारे पिछली पीढ़ी में बीजा रखते थे, संरक्षित करते थे, वो अब हमें पता चल रहा है, वही अगर हम अपने बाल बच्चों को, अपने बच्चों को सिखाएंगे तो ये अगली पीढ़ी तक चला जाएगा और बीजा रखने का जो ये रखने की जो परंपरा है वो परंपरा बनी रहेगी। अब पारंपरिक बीज है क्यों, उसका क्या महत्व है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। पारंपरिक का मतलब है अपने स्थान में सालों से चलते आए बीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी से मिलाकर खेत में या शाक वाटिका में लगाना है। तो यहाँ आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे, ये बहुत ऐसे घर होंगे जहाँ पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बीज वहां की ही जो जलवायु है, मिट्टी है, धूप है, ये सबके साथ अपना सामना करना जानते हैं। जैसे अभी हम जिस क्षेत्र में है, समझो अगर हम कोंकण में है तो कोंकण में बहुत सारी बारिश होती है, लेकिन हम सालों से कोंकण में रहते हैं तो वहां का जो भी क्लाइमेट है उसके साथ हमारी शारीरिक प्रकृति जुड़ जाती है, तो हमें उसकी ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर हम कोंकण से उठ के कहीं जहाँ पे बारिश नहीं होती है ऐसी जगह में चले जाते हैं तो वहां पे हमें जरूर तकलीफ होगी, क्योंकि वहां का जो तापमान है, वहां का जो क्लाइमेट है वो हमारे बॉडी को सूट नहीं करता। उसी तरीके से जो स्थानीय बीज है वो अगर हम उसी जगह पे लगाते हैं तो वहां की जो भी कंडीशन है वो कंडीशन को वो बीजा अपने आप को ढाल लेता है। इसके साथ ही साथ वहां पे अगर धूप है, ज्यादा बारिश है तो उसका सामना वो करते ही है। उसके साथ ही साथ वहां के जो रोग या कीटाणु हैं तो उससे भी ये फसल पे ज्यादा असर नहीं होता। उसको स्थानीय लोग खाने में पसंद करते हैं और वही बीजा रखते भी है, लगाते भी है और फिर दूसरे साल रखते हैं, लगाते हैं। तो ये जो चक्र है वो चक्र वहां पे चलते रहता है, क्योंकि वो बीजा स्थानीय परिस्थिति में अनुकूल होता है। उस पर रोग कीट यहाँ तक कि ज्यादा बारिश का भी प्रभाव नहीं होता है, तो इसीलिए उसमें अच्छे और उच्च पोषण मूल्य भी होते हैं। उदाहरण के तौर हेलो। प्याज आता है, जो प्याज कोंकण के लोग रखते भी है, लगाते भी है और जो सैलड है मतलब खाना खाते समय वो उसको बहुत पसंद करते हैं। तो इसमें और एक खासियत होती है कि जैसे सभी पूरी की पूरी फसल एक साथ नहीं आती, वो धीरे धीरे करके आती है। तो इससे होता क्या है कि
वो फसल या वो फल हमें नियमित रूप से मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कोई हाइब्रिड या मतलब बाजार से जो बीज आप ला के लगाते हैं, उसमें एक ही टाइम पे सब फसल आती है, तो वो उसको एक ही टाइम पे निकालना पड़ता है और एक ही टाइम पे बाजार में बेचना पड़ता है। लेकिन ये जो स्थानीय फसल होती है, ये फसल धीरे धीरे करके आती है। इसका आपने भी अनुभव किया होगा। इसको लगाने के लिए लागत बहुत कम लगती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि उस पे रोग या कीटाणु पारंपरिक सब्जी पे बहुत कम आते हैं या नहीं भी आते हैं, तो इसीलिए जैसे दवाइयों का खर्चा है, वो खर्चा कम हो जाता है। अब हमें ये जानना है कि बीजों के लिए कौन सा पौधा रखना जरूरी है, क्योंकि ये बीजा रखने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है या सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। तो हमें बीजा के लिए जो पौधा रखना है, उसका चयन करने का जो तरीका है वो समझ लेना चाहिए। सबसे पहले बीजा के लिए हमें जोमदार, जोरदार, अच्छा, रोग या कीटाणु रहित ऐसा पौधा चुनना चाहिए, जिसमें रोग या कीड़ा नहीं होना चाहिए, जिसको फलियां बहुत अच्छी एक जैसे आई है, या फल जो है वो बहुत सारे फल लगे हैं, अच्छे गुणवत्ता के लगे हैं, तो ऐसा पौधा हमें चुनना चाहिए। साथ में ये भी देखना जरूरी है कि वो तजेलदार होना चाहिए। उसमें जो भी फल लगे हैं वो फल एक आकार के हो, चमकीले हो, तो ऐसा जिसका बीजा अच्छा होता है उसके फल ऐसे ही अच्छे और तजेलदार होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये फल जो है वो स्वादिष्ट भी होते हैं। तो जो अभी मैंने आपको मापदंड बताए, उसके आधार पर बीजों के लिए पौधों का चयन करें, और उसके बाद वो पौधा या वो जो फल हमने रखना चाहा है, रखने लायक है बीजा के लिए, उसके ऊपर हमें टैग लगाना चाहिए, ताकि टैग या चिन्हांकित करना चाहिए, ताकि वो फल को कोई तोड़े ना, और उसका देखभाल हमें ध्यान से करना है। अब इसके बाद आता है बीजा निकालने का तरीका। हमने पौधा तो अच्छा चुन लिया, लेकिन जो बीजा है ये हमें जानना जरूरी है कि बीजा निकालते समय कौन सी चीज हमें ध्यान में रखना है। जैसे हमने पौधा अच्छा चुना, वैसे ही हमें अच्छा तजेलदार जो फल है उसको चुनना है। अब ये चुनते समय हमें ये भी देखना है कि जैसे कद्दू है, अगर कद्दू को हम ठोक के देखते हैं तो उसमें खोखली ऐसी आवाज आती है, तो चुनाव करते समय खोखली, शोर रहित ऐसी आवाज अगर अंदर से आती है, तो समझ लीजिए कि उसमें उसके अंदर जो बीजा है वो अच्छा है, पका हुआ है और भरा भरा हुआ है। तो ये भी एक फल जो है उसको देखने का एक तरीका है। उसके साथ ही साथ उसका रंग, उसका जो रंग है वो रंग भी बहुत मायने रखता है। जैसे अगर हमें टमाटर के बीजा निकालने हैं, या मिर्च जो है लाल मिर्च, उससे अगर बीजा निकालना है, तो ये देखना चाहिए कि निकालने से पहले उसका जो रंग है, मतलब एक तो वो फल पूरा पका हुआ होना चाहिए, भरा पूरा होना चाहिए, कीट रहित होना चाहिए, और ऊपर से उसका जो रंग है वो रंग एकदम लाल और गहरा होना चाहिए। अगर हम फलियां निकाल तो वो पीले या भूरे रंग की होनी चाहिए। अगर हम बैंगन रखना चाहते तो वो पीला, मतलब पेड़ पे ही उसका रंग जो है वो पीला होना चाहिए। ऐसा ना कि हमने एक बड़ा सा बैंगन निकाला और निकालने के बाद वो पीला हुआ है, तो हमें वो पीला दिख रहा है इसीलिए उसके बीजा अच्छे होंगे, तो ये गलत है। तो उसको पेड़ पे ही एकदम पीला होना चाहिए और उसके बाद ही हमने उसे निकालना चाहिए। अब जब हमें फलियां निकालनी है तो ये देखना जरूरी है कि वो फलियां जब फटने की स्थिति में आएगी उसी टाइम उसको निकालना है। उसके पहले अगर वो पीली भी हो गई है तो भी अगर निकालेंगे तो उसके जो बीजा है वो पूरा पक्व नहीं होगा। इसीलिए फलियों को हमें निकालते समय ये चीज ध्यान में रखनी है। अब बीज निकालने के जो तरीके हैं, मतलब हमने फल चुनने के पद्धति देखी, हमने फलों को किस तरह से चुनना है वो भी देखा, लेकिन उसके साथ ही साथ बीज निकालने का जो तरीका है
उसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी होनी चाहिए, क्योंकि हमें अगर अच्छी गुणवत्ता का बीज चाहिए तो सावधानी से उसे निकालना चाहिए। अब जैसे कि कुछ बीजा है, वो फलों के अंदर ही अगर हम रखते हैं तो वो फलों के अंदर ही सुरक्षित रहता है। जैसे कद्दू है, आपके सामने है, लौकी है या तुरई है, तो वो पूरा पकने के बाद उसको निकाल के रखना है, लेकिन उसके बीजा बाहर नहीं निकालनी है। तो जब हमें बुआई करनी है या शाक वाटिका में बीजा लगाना है, उसके पहले 3-4 दिन या 7 दिन ज्यादा से ज्यादा उसको निकाल के थोड़ा छाव में सुखा के फिर उसकी बुआई करनी है। कुछ फल होते हैं मांसल, तो उसमें जो बीजा होता है, जैसे कि करेला है, टमाटर है, ककड़ी है, तो उसके बीजा को निकाल के हमें 2 या 3 दिन उसको पानी में रखना है, ताकि उसकी जो ऊपर की परत है वो धीरे से हल्के से निकल जाए। और वो परत निकलने के बाद वो बीजा को निकाल के हमें उसको सुखाना है अच्छी तरह से, और सुखाने के बाद फिर उसको हमें स्टोर करके या संचयन करके रखना है। जो फलियां है, वो फलियों का जब हम निकालते हैं बीजा के लिए, तो तुरंत उसमें से बीजा हमें नहीं निकालना है। तो फलियों को ऊपर के आवरण के साथ ही बांध के, मतलब एक साथ बांधना है और कहीं ऊपरी जगह पे उसको टांग के रखना है। जैसे मोरिंगा है, ग्वार है, तो इत्यादि जो फलियां है उसको हमें धागे से बांध के ऊपर टांग के रखना है। और जब हमें बुआई करनी है उसके कुछ घंटे पहले निकाल के उसको हमें बुआई करनी है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो बीजों को सुखाने का, मतलब निकालने का तरीका तो हमने देख लिया। अब बीजों को सुखाने का या साफ करने का जो तरीका है वो हम जान लेते हैं। अब इसको डायरेक्ट सन के नीचे नहीं रखना है, मतलब धूप में जब हम रखेंगे तो उसको एकदम पूरी धूप में, कड़ी धूप में नहीं रखना है। उसकी एक पतली परत, मतलब उसको सुखाते समय एक पतली परत रखनी है, और उसके ऊपर जो अपना कपड़ा होता है कॉटन का, मतलब सूती जो बोलते हैं, हल्का कपड़ा, उसको उसके ऊपर फैला के फिर उसको धूप में हमें सुखाना है। अब इसमें क्या करना है कि जब हम उसको बीजा को धूप में रखेंगे तो उस समय दिन में 3 या 4 बार उसको हमको हिलाना है हाथ से, ताकि हर बीजा जो धूप है, धूप के संपर्क में आए और उसमें जो नमी है वो नमी कम हो जाए। उसको सुरक्षित स्थान पे रखना है, मतलब जमीन से कुछ ऊपर रखना है, 1-1.5 फुट। जैसे चारपाई पे भी अगर हम रखते हैं तो वो सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि अगर ये बीजा मट्टी के संपर्क में आता है तो उसमें रोग कीटाणु लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जब हम उसको बुआई करेंगे तो बुआई करते समय वो जो रोग या कीटाणु उसको लगे हैं, उसका असर हो जाता है और हमें अच्छी फसल नहीं मिलती है। उसके साथ ही बीजा को नमी के संपर्क में नहीं आने देना है, मतलब जब हम सुखाएंगे, सुखाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार से नमी नहीं आनी चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है। अगर नमी आएगी तो उसमें जैसे फंगस है या कुछ जीवाणु, मतलब हानिकारक जीवाणु है, वो बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये नमी के संपर्क में ना आए। अब जब संचयन करना है तो संचयन करने से पहले ये अच्छी तरह से सूख जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम बीज संचयन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि जैसे बीज संचयन के बारे में जब हम समझ लेते हैं तो ये हमारी परंपरा है, मतलब बहुत सारे घरों में, बहुत सारे गांव में बीज संचयन किया जाता है। तो इसमें अगर हम अच्छी तरह से बीज को संचयित करते हैं, क्योंकि इसको 1 साल तक करीब करीब हमें रखना है, तो अगर हम अच्छे संचयन करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें अच्छी फसल मिले। इसके लिए हमें
जब हम बीज संचयन करने के लिए रखेंगे तो एक ही आकार के बीज इकट्ठा करना है और उसी को संचयित करना है। वो बीज में अगर कोई कीट लगा हुआ या आधा टूटा हुआ बीज है तो उसको पहले से ही छांट के निकाल देना है और फिर उसको संरक्षित करने के लिए रखना है। अब बहुत बार एक सवाल आता है कि कब तक इसको संग्रहित किया जा सकता है। तो ये निर्भर करता है कि ये बीज का कौन सा प्रकार है, उसकी गुणवत्ता क्या है और संचयन की विधि हम कौन सी अपना रहे हैं। अगर हम पारंपरिक तरीके अपनाते हैं संचयन करने के लिए और ये बीज अगर हम शाक वाटिका में लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि इसको हमें ये साल का बीजा अगले साल लगाना है, उसको और रख के फिर अगले साल उसी बीज को नहीं लगाना है। अगर हम लगाएंगे तो उससे फसल तो मिलेगी, पौधा तो आएगा, लेकिन जो फसल हमें जितनी चाहिए उतनी उससे नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जिस साल का ये साल में अगर हमने बीजा निकाला है तो अगले साल तक उसको लगा देना चाहिए। अब इसमें जैसे उचित नमी उसमें बनी रहनी चाहिए। तो अभी उचित नमी बनी रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें एक तो हमें जो मट्टी के मतलब कंटेनर है, जो भी कंटेनर है जिसमें भी हम रख रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें हवा अंदर नहीं जाए, मतलब एयर टाइट जो बोलते हैं, तो एयर टाइट बोतल या एयर टाइट गमला हमें लेना है। तो सही गमले का चयन इसमें बहुत मायने रखता है। नमी को खींचने वाले हमारे पास कुछ साधन हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे राख है, कोयला है या मिट्टी के बर्तन है। तो इसमें क्या होता है कि नमी को अंदर रहने नहीं दिया जाता या खींचा जाता है। सिर्फ हमें एक ध्यान रखना है कि अगर हम राख या कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बीच बीच में 2 या 3 महीने में उसको चेंज करना है ताकि वो नमी को अच्छी तरह से खींच सके। इसमें तापमान जो है वो बहुत मायने रखता है। बीजों को मतलब नमी की अगर जब हम बात करते हैं तो उसमें 14% नमी होनी जरूरी है और तापमान की जब हम बात करते हैं तो बीजों को सही और ठंडी जगह पे रखना है, मतलब एकदम कड़े धूप पे नहीं रखना है। अब मकई जैसा बीजा है तो उसकी थोड़ी बात अलग है, फिर भी कुछ समय के बाद उसको फिर से छांव में रखना है। तो बीजों को हमें ठंडी जगह पे रखना है, मिट्टी का बर्तन का हमें उपयोग करना है। कहीं कहीं जगह पे बांस का भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बांस का इस्तेमाल करके उसके अच्छे से बर्तन बनाए जाते हैं, गमले जैसे आकार के बनाए जाते हैं और उसमें रखते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जो भी बीजा हम रखना चाहते हैं उसको हमेशा पेड़ के नीचे अगर हम बांध के रखते हैं तो वहां पे तापमान, नमी ये सब ठीक से बनी रहती है। मिट्टी का बर्तन मैंने बताया आपको कि उसका उपयोग करना चाहिए। कई कई जगह पे बांस के खंबे के साथ भी बीजा को बांधा जाता है या बांस में बीजा को रखा जाता है। तो ये भी जो पारंपरिक तरीके हैं तो उससे भी बीजा अच्छी तरह से हम संचयित कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बीजा संचयन करने के कुछ पारंपरिक जो तौर तरीके हैं उसको देखते हैं कि जैसे लौकी जैसे फल है तो उसको घर में टांग के रखते हैं। बांस के टोकरी में बीजा रख के उसको पत्तियों से ढक दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि मकई जैसे बीजा है उसको ऐसे लकड़ी का ये करके उस पे टांग दिया जाता है। ककड़ी का जो बीजा है वो बहुत जगह पे दीवार के साथ उसको चिपकाया जाता है। ये भी एक अच्छा तरीका है, इसमें कीड़ा लगने का चांसेस बहुत कम रहता है और जब बीजा चाहिए तो तब उसको निकाल के उसको जमीन में लगाया जा सकता है। लहसुन जो है आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि घर में अच्छे क्वालिटी का जो लहसुन है वो बीजा के लिए ऐसे टांग के रखते हैं, या फिर जो घड़े हैं तो उसमें भी बीजा अच्छी तरह से रखा जा सकता है। ये सब में हमें ये ध्यान रखना है कि उसको अच्छी तरह से ढका जाए।
अब बीजों का संचयन करते समय हमें ये देखना है कि उसके ऊपर कोई रोग या कीट जो है तो वो नहीं आना चाहिए, उससे हमें इसको बचाना चाहिए। अब बीजों का संचयन करते समय बहुत बार उसे फफूंद, कवक या हानिकारक जो विषाणु है तो वो विषाणु उसके ऊपर रहने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो उसके लिए कुछ हम घरेलू जो नुस्खे हैं उसको भी अपना सकते हैं। जैसे राख और कोयले का हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जैसे खरपतवार, भूरी जैसा कीड़ा होता है वो उसमें नहीं रहता राख की वजह से, तो वो राख जो है उसकी वृद्धि को रोकता है। तो हमें क्या करना है, तो अगर हमारे पास 1 किलो बीजा है तो उसको 1.5 किलो ठंडे राख में मिला के फिर गमले में या जो भी बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी का या बांस का, उसमें उसको रखना है और उसको ऊपर से 2 या 3 इंच कोयला से ढक देना है, ताकि अगर नमी भी है तो नमी को वो खींच सकता है। अब बहुत जगह पे जो बांस का टोकरी बनाते हैं तो वो टोकरी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए गाय के गोबर के साथ उसमें नीम की पत्तियां या फिर जैसे निरगुड़ी है, मतलब जिसका बहुत कड़वापन है, जो पत्तियों में बहुत ज्यादा कड़वापन है, ऐसे पत्तियां वो गोबर में मिला के वो बांस के जो बर्तन जो बनाए हैं बांस के टोकरी, तो उसको लगाते हैं, तो उससे उसको मजबूती भी मिलती है और उसमें जो कड़वापन है उसकी वजह से कीड़ा उसके पास में नहीं आता है। एक महीन रेत, मतलब जो बारीक रेत है, वो रेत को भी हम बीजा के साथ मिला सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि जब भी हम बीजा उसके साथ रखेंगे तो वो कंटेनर को हमें पूरा का पूरा भर देना है। नीम की पत्तियां का अगर मतलब 15-20 ग्राम पत्तियों का पाउडर हम 1 किलो बीजा के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसको अच्छी तरह से लगा के अगर रखते हैं तो उसमें जो कीटक है तो वो कीटक उसका जो कड़वापन है उससे दूर भागते हैं, उसमें नहीं आते हैं। और आपने भी काफी बार देखा होगा कि जब बड़े बड़े कंटेनर है उसमें घर में अगर बीजा रखते हैं तो उसमें नीम की पत्तियों को डाल देते हैं, या गेहूं भी घर में अगर हम रखते हैं खाने के लिए तो उसमें भी कीड़ा ना लगे इसके लिए नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो वही हमें पत्तों की जगह पे उसका पाउडर बना के वो बीजा को लगाना है और वो कंटेनर में भरते समय उसको लगा के फिर भरना है। अब जब हम कंटेनर भर रहे हैं या बीजा हम रख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको लेबल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है उसमें कौन सा बीजा लगाया है, लेकिन आपके अपरोक्ष अगर कोई बीजा लगाना चाहता है या बुआई के समय पे उसको निकालना चाहता है और उसको पता ही नहीं चला कि उसमें कौन सा बीजा है तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए उसमें लेबल लगाना बहुत जरूरी है। अब लेबल लगाते समय हमें क्या क्या उसमें लिखना जरूरी है, मतलब और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वो बीजा का नाम क्या है, वो बीजा कब निकाला है। अब जब निकालने की तिथि हम वहां पे डालेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये बीजा कितना पुराना है। फिर वो जगह कौन सी है, मतलब कहाँ से निकालना है, तो उसका स्थान निश्चित करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। अब ये जो लेबल है ये हमें कंटेनर के अंदर भी रखना है और कंटेनर के बाहर भी हमें लगाना है। कंटेनर के बाहर का अगर बच्चों ने फाड़ दिया तो अंदर का लेबल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें दोनों जगह से लेबल लगाना है। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इससे हम पैसे भी बना सकते हैं। अब हम पैसे बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, हमारे पास तो बहुत कम बीजा रहेगा, क्योंकि हम अपने शाक वाटिका में जो फल लगाते हैं वो तो खाने में चले जाते हैं और उसमें से बहुत सारे फल है, बहुत कम फल है जो हम बीजा के लिए रखते हैं, तो उससे हम पैसा कैसे बनाएंगे। तो इसके भी कुछ तरीके हैं। जैसे अगर आपका कुछ समूह है तो आपके घर में जितना भी थोड़ा थोड़ा बीजा है वो समूह में इकट्ठा कर सकते हैं। अभी गांव में एक समूह में इकट्ठा किया हुआ बीजा ऐसे और भी समूह होंगे तो वो समूह भी अपने अपने जगह पे बीजा इकट्ठा कर सकते हैं। तो गांव में समझो कि 5 समूह हैं, तो 5 समूहों में जो बीजा इकट्ठा हुआ उसको हम वो 5 समूह का संगठन बना के वो संगठन में लेके आ सकते हैं।
तो सबके पास से जो थोड़ा थोड़ा बीजा आया वो अभी संगठन में ज्यादा मात्रा में हो जाएगा। वैसे ही हम क्लस्टर लेवल पे मतलब 4-5 गांव के लेवल पे भी उसका वो बीजा को लेके जा सकते हैं और वहां से राज्य के मतलब जिला तालुका जहां पर भी मतलब जिसको जरूरत है उसको वो भेजा जा सकता है और उससे पैसे भी हम कमा सकते हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र या बहुत अन्य राज्यों में भी ये बीजा संचयन और उसको बेच के पैसे कमाने का कार्य बहुत सारे समूह करते हैं। इससे होता क्या है कि अभी हमारे पास बीजा कम है, इसीलिए जो हम बाहर से बीजा खरीदते हैं तो उसको हमें काफी सारा पैसा देना पड़ता है और उससे हमें ये नहीं है मतलब पता नहीं चलता कि ये बीजा सही ढंग से फसल देगा कि नहीं देगा, सही मात्रा में फसल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन जो बीजा हमने निकाला है उससे हमें जरूर ये पता चलता है कि ये बीजा अच्छा है और ये और भी जगह पे जाके मतलब बहुत सारे लोगों के काम आ सकता है। अब इसमें जैसे मैंने बोला कि काफी सारे समूह है जो बीज संग्राहक है, बीज संग्रहण करते हैं, तो इसमें काफी सारे नाम जुड़े हैं। जैसे आपको राहीबाई पोपरे ये जो महिला है, ये महिला के बारे में पता होगा जो अकोला से है। उन्होंने मतलब जब 20 साल के थे तभी से बीजा मतलब 20 साल से उन्होंने बीजा इकट्ठा करना शुरू किया और वो भी स्थानीय बीजा। उसके पीछे की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके पोते को जो रासायनिक मतलब हम जो रसायन यूज करते हैं उसकी सब्जी खाने की वजह से वो अपने पोते को मतलब पोता उनका चल बसा। तो उन्होंने तब से ठान लिया कि मैं जो स्थानीय बीज है उसी से अपना खेती करूंगी, उसी से सब्जी लगाऊंगी और वही हम खाएंगे। और सिर्फ हम नहीं खाएंगे तो उन्होंने उसको बहुत सारे महिलाओं को प्रोत्साहित किया, बहुत सारे गांवों को प्रोत्साहित किया। अब ये एक हम बोल सकते हैं कि एक बड़े मात्रा पे बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है। तो उसकी वजह से उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है और उनको उसकी माता बोला जाता है, मतलब स्थानीय बीजों की माता बोला जाता है। बीबीसी ने जो मतलब वो बीबीसी हर साल 100 महिलाओं का चयन करते हैं पूरे विश्व भर में और उसमें से वो महिलाओं को पुरस्कृत करते हैं कि जिन्होंने अपने समाज के लिए अच्छा काम किया है, तो उसमें भी उनका नाम दर्ज है। ऐसे उनके साथ काफी सारे लोग जुड़े हैं। कुछ नाम और भी है जैसे चंद्रभागा दिवटे जुन्नर से है, वो भी अपने उनके क्षेत्र में जो भी स्थानीय बीज है वो बीज को निकाल के खुद भी लगाते हैं और बहुत सारे लोगों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो बीजा भी इकट्ठा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी को बीजा दिया जाता है तो उससे पैसे नहीं लिए जाते। उनको अगर 10 ग्राम बीजा दिया जाता है तो उनसे 20 ग्राम बीजा वापस लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि बीज बैंक बनती है, जो राहीबाई पोपरे उन्होंने भी किया और ये बाकी के लोग भी करते हैं। तो ये जो बैंक है, ये बैंक बीज बैंक इस तरह से बढ़ाई जाती है। नंदुरबार से सविता पवार है, पुंगाटी है जो भामरागढ़ से है, ममता भांगरे है वो भी अकोला से है, चिन्ना दुर्गा है इत्तापल्ली से। ऐसे काफी सारे नाम है जो स्थानीय बीजों को रख के खुद भी लगाते हैं और बाकी के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो हम ये आशा करते हैं कि अभी ये प्रशिक्षण के साथ हम जितने भी लोग जुड़े हैं वो अपने अपने गांव में अपने अपने स्तर पे स्थानिक बीजा जो है वो बीजा को निकाल के उसको रखेंगे, अपने शाक वाटिका या अपने खेत में लगाएंगे और दूसरों को भी लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कुछ नाम है, वो नाम के साथ उनके भी नाम जुड़ जाएंगे। तो ये एक जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था कि एक राष्ट्रीय कार्य है, राष्ट्र निर्माण का कार्य है, जो कि हम खुद बीजा के लिए आत्मनिर्भर होंगे और हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो बाकी सदस्य है गांव के हो या बाकी गांव के हो, उनको भी हम निर्भर होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये था बीज कटाई और संग्रहण के बारे में जानकारी। अभी अगर आपको कुछ सवाल है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद वैशाली जी, बहुत थैंक अच्छा यू। रहा। कुछ लोग अपना हाथ उठा रहे हैं, तो नीतू जी, आप कहीं तक आपका हाथ ऊपर है, आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आप अभी बात कर सकती हैं। नीतू जी, आपका माइक्रोफोन म्यूट है। तब तक सतीश पाटिल जी, आप अपना पूछ लीजिए प्रश्न। सतीश पाटिल जी। माइक अनम्यूट है, करना पड़ेगा। हेलो। हाँ, बताइए। हाँ हाँ सर। हाँ मैडम, मेरा भी सवाल ये है कि ये जो आपने बातें बताई बीजों के बारे में हाँ और जो सब स्क्रीन पे बताया, वो तो हाँ हमने गांव में देखा है। हाँ हाँ मेरा सवाल ये है कि हम तो बहुत छोटे पैमाने पर ये किचन गार्डनिंग करते हैं, जैसे टेरेस राइट। गार्डनिंग है वगैरह वगैरह, और हम्म वो क्या बहुत बड़ी बड़े सिटी में करते हैं। हम्म अभी प्रॉब्लम ये है कि आपने जो बताया कि बीज निकालना और बीज हम्म उसका संवर्धन करना, ये तो हर समय पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम क्या कौन सी सब्जी उगाते हैं, समझो गोभी है, हम्म पत्ते वाली सब्जी है, हरी सब्जी वगैरह, हम्म तो सबका बीज निकालना तो हमें अभी तक भी मालूम नहीं है। हम्म दूसरी बात यह है कि ये पॉसिबल भी नहीं है हमारे लिए। हम्म तो इसके लिए हमें छोटे पैमाने पर हम ये करते हैं, तो इसके लिए हमें आप तरीका ये बताए कि हम बीज, रेडी बीज भी हमें कहाँ से अच्छा मिलेगा, और वो अच्छा है इसकी जानकारी हमें कैसी होंगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर हम इतना बीज निकाल के उसका संवर्धन वगैरह, हम तो ये हम्म सिटी में छोटे जो काम करते हैं, हम ही जहाँ हम छोटा किचन गार्डनिंग हमारा छोटा गमले में हम्म करते हैं हम यहाँ, कहाँ हम्म से हम इतना तो नहीं पॉसिबल हमें। तो अच्छा हाँ बीज हमें कहाँ मिलेगा, इसका राइट। मार्गदर्शन हमें कीजिए। हाँ राइट। तो अभी आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि हम छोटे पैमाने में नहीं बीजा रख सकते हैं। तो अगर रखना है तो रख भी सकते हैं, वो एक अलग सवाल है, उसको बाजू में रखते हैं। और आपको बराबर। जो अच्छे बीज चाहिए, अच्छे बीज की जो आप बात करें, अभी अभी तक जो भी मैंने बताया ये सब पारंपरिक बीजा के बारे में बताया। पारंपरिक बीजा हमें रखना बहुत जरूरी है, इसके बारे में बताया। और अगर आपको ये पारंपरिक बीजा चाहिए तो महाराष्ट्र में एक मूवमेंट शुरू है, और उसमें जैसे बाएफ के काफी लोग जुड़े हैं और काफी सारे बीज बैंक है। तो हम आपको ये उनके नंबर्स और ये शेयर करेंगे आपके साथ लिस्ट। में। हाँ। तो आप उनसे डायरेक्टली मांग सकते हैं, और वो उसके साथ मतलब उनका जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है और उनके पास जो है वो आप देख के आपको जो चाहिए वो उनसे आप ले सकते हैं। तो ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। मृणालिनी जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी हाँ, मेरा थोड़ा जवाब तो सतीश जी ने जो सवाल पूछा उसी में मिल गए। मुझे भी वो कांटेक्ट नंबर्स और उन लोगों से श्योर श्योर जुड़ना है जो ये काम कर रहे हैं। श्योर। दूसरा मेरा सवाल है कि मुझे ये जो विषय है बीज संवर्धन करना, उसमें और डीप में जानना चाहती हूँ, तो कृपा करके मुझे थोड़ा गाइड करे, क्योंकि हम्म जिन भी विलेजेस से मैं जुड़ी हुई हूँ वहां पे हम्म मैं ये आपने सिखाया ये काम उन तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो आगे मुझे मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बिल्कुल। आप जब हम बात करेंगे तो आप आपके सवाल निकाल के रखिए कि आपके दिमाग मतलब कौन कौन सी समस्या आपको आ सकती है। जो जैसे अभी सतीश जी ने बताया कि बहुत कम मात्रा में हम निकालते हैं, तो उतना बीजा रखना हमारे लिए मुश्किल है, तो ये उनका समस्या हो गया। तो आप जब बाकी महिलाओं के साथ काम करना चाहते हैं, बाकी समूहों के साथ बीजा के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या समस्या आ सकती है उसको निकाल के रखें। फिर आप जब भी कॉल करेंगे तो हम कॉल पे आपको वो सवाल जो है उसके बारे में भी, समस्या के बारे में भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और ये बहुत अच्छा है कि आप ये पूरे मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं। जी धन्यवाद वैशाली जी, बट इसकी शुरुआत जरूर बताएंगे कि समझो बिल्कुल ऐसा ग्रुप है, कोई महिला करना चाहते हैं, तो पहला कदम कैसे आगे बढ़ाए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई है जो कुछ पूछना चाहेंगे वैशाली जी से?
चॅट बॉक्स मध्ये काही आहे का? नहीं, चैट बॉक्स में कोई नहीं है। एक सवाल मैं फिर पूछ सकती हूँ अगर कोई और सवाल नहीं है तो? बोलिए। वैशाली जी, ये जो हम सीड्स आपने जो तरीका बताया, ये कितने दिन तक चल सकते हैं? 1 साल चल सकते हैं कि इसमें फंगस लग सकता है? नहीं, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। ये अगर हम सही तरीके से उसको रखते हैं तो पूरे 1 साल तक चलता है। सिर्फ जैसे मैंने बताया कि अगर हम राख में उसको मिलाते हैं तो 2-3 महीने के बाद हमें राख को बदलना है, क्योंकि उसकी जो नमी खींचने की जो ये है, मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ। वैशाली जी। आपने राख के बारे में बता रहे थे तो आपका वॉइस कट हुआ। अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ। ओके। तो इसमें मैं ये बोल रही थी कि अगर हम उसमें मतलब 1 साल तक रखना चाहते हैं तो जो राख हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको 2-3 महीने के बाद बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नमी को खींचने की या फिर कीड़ा जो है वो कीड़ा को दूर रखने की जो क्षमता है वो कम होती है। तो 2-3 महीने के बाद अगर हम राख को चेंज करते हैं और ऊपर जो हम कोयला रखते हैं वो कोयला चेंज करते हैं तो पूरे 1 साल तक हम बीजा को बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। जी। कुशाला देवी जी, आपको एक कोई पूछना है? कुशला देवी, आप अपना अनम्यूट करेंगे खुद को? हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम। हरिओम। अच्छा, राख के सिवा भी हम कुछ और लगा सकते हैं बीज को? हाँ, राख के सिवा आप रेती को रख सकते हैं, जो बारीक उसको छान के बारीक रेती को लेना है और हाँ। लेकिन ठंडा करके, मतलब रेती पूरी ठंडी होने के बाद उसमें आपको गमले में भरना है और ये ध्यान रखना है कि गमला पूरा भर जाए, मतलब उसमें जगह नहीं रहनी चाहिए, पूरा का पूरा भरना चाहिए। तो हम रेती को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो पूरा भरने का उसके पीछे क्या क्या हाँ, विज्ञान क्या है? हाँ, उसमें एक रीजन है कि जैसे भूरी या जो कीट होता है उसको घूमने का उधर चांस नहीं मिलना चाहिए, अंदर घुसने का। तो वो अंदर नहीं घुसेगा तो हमारा जो बीजा है वो अच्छा रहेगा। ज्यादातर क्या होता है कि जब ये कीट है वो उसका जो अंकुर है उसको खाते हैं, बीजा मतलब उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो कभी कभी बीजा तो ऊपर से अच्छा दिखाई देता है लेकिन अंदर अंकुर जो है, अंकुर जिससे हमारा पौधा आने वाला है, उसमें अगर नुकसान पहुंच जाता है तो हमारा पौधा अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए हमें इससे इसको बचाना है। जी जी जी। और कोई है जो कुछ पूछना चाहेंगे? विनोद जी, विनोद पठानिया जी। हाँ जी सर। हाँ, हरिओम। आप पूछिए। प्रणाम। मैडम, हम कपड़ा में बांध सकते हैं बीज को? नहीं, कपड़ा में बांध के अगर हम रखेंगे तो कपड़ा नमी को रोक नहीं पाएगा, इतना रोक नहीं पाता है। और उसको कीट लगने का भी, जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारे चींटी या काफी सारी कीट होती है जो कितना भी बड़ा मजबूत कपड़ा है उसको छेद करते हैं, छेद करके भी अंदर जा सकते हैं। तो कपड़ा में रखना ये प्रैक्टिस बीजा के लिए ठीक नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और अभी तो और कोई प्रश्न नहीं है, तो इसके साथ हम लोग अभी 3 भी बज रहे हैं तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी को प्रश्न है बाद में भी हो तो ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे इसके बारे में। थैंक यू, ठीक है, सबको थैंक यू धन्यवाद। सबको, नमस्कार।